दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कौन सा गठबंधन जीता, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन 23 नवंबर के बाद जो असल सियासत होनी है, वो असल सियासत दरअसल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, उनके राजनीतिक रूप से दिल्ली में टिके रहने के लिए ऑक्सीजन कहां कहां से मिलेगा। एक संभावना तो यह बनती है कि महाराष्ट्र में जो हालात दिख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के आने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन बढ़त की तरफ दिख रहा है। यदि वो ढंग से फलीभूत हुई तो दिल्ली में भी वैकल्पिक सरकार की कोशिशें होंगी, और जब दिल्ली में वैकल्पिक सरकार की कोशिशें होंगी तो तय है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और शिंदे गुट, इन तीनों पार्टियों के 35 सांसद एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ सरकार बनवा सकते हैं। शिंदे गुट का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि महाराष्ट्र की सत्ता में कौन आता है। महाराष्ट्र में यदि सत्ता महाविकास अघाड़ी के हाथ में गई तो शिंदे गुट के सांसद किधर जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वापस, बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि वापस बाल ठाकरे के परिवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ अपनी राजनीतिक निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले लोगों की तादाद वहां बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू को यह बखूबी पता है कि दिल्ली की सत्ता के साथ, मौजूदा सत्ता के साथ तब तक अपने राजनीतिक संबंधों को खराब नहीं करना है जब तक केंद्र में वैकल्पिक सरकार का खाका पूर्ण रूप से उनके सामने पेश न कर दिया जाए। बचे नीतीश कुमार के सामने जो परिस्थिति है वो थोड़ी दुविधा वाली है। दुविधा वाली परिस्थिति इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार न तो चंद्रबाबू नायडू की तरह आजाद है, यानी चंद्रबाबू नायडू को राज्य में सरकार चलाने के लिए किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही बड़े बहुमत में है आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। और न ही नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे जैसी स्थिति में है कि सत्ता में है तो पार्टी के विधायक और सांसद भी बचे हुए, और सत्ता चली गई तो सांसद दूसरी तरफ और विधायक तो चुनाव में हार कर चले गए। नीतीश कुमार की स्थिति इन दोनों के बीच जैसी है, यानी नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक शिनाख्त, अपना गठबंधन बदलने के लिए राज्य की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से की सहमति की भी आवश्यकता है। वहां स्थिति यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तब तक नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन बिहार की विधानसभा में करा नहीं सकते। दूसरी स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियों का निदान तो नीतीश कुमार और उनकी तथाकथित चाणक्य नीति को देखते हुए आमतौर पर लोग चुटकियों के खेल की तरह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को साध के रखना है तो नीतीश कुमार के पास उसके भी अमोघ अस्त्र मौजूद है, और राष्ट्रीय जनता दल को साध के रखना है तो यहां तो पुराना याराना है, एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी, एक ही परिवार, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विकट परिस्थिति है, वो विकट परिस्थिति यह है कि महाराष्ट्र यदि जीत के आ गई तो बिहार में ऑपरेशन करने के लिए, बिहार में पॉलिटिकल सर्जरी के लिए बीजेपी खुले हाथ से मैदान में उतरेगी, और यदि महाराष्ट्र हार के आ गई तो दिल्ली में सत्ता जाने की संभावना जब पूर्ण रूपेण बन ही जाएगी तब भी बिहार में राजनीतिक ऑपरेशन की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। राजनीतिक ऑपरेशन आमतौर पर कब किए जाते हैं? जब या तो कोई राजनीतिक दल बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो, आराम की स्थिति में हो, या फिर इतना अनकंफर्टेबल स्थिति में हो जिसमें कोई रास्ता ना हो कि सरकार तो ऐसे भी जा रही है, वैसे भी जा रही है, तो चलो एक राज्य ही हासिल कर लो या एक राज्य में राजनीतिक तौर पर अपना जनाधार बढ़ा लो। ये स्थितियां बीजेपी के सामने दोनों तरफ से खड़ी हो रही है, और दोनों तरफ से इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक खेल चल रहा है। अंदर का खेल दरअसल ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से तथाकथित गुजरात लॉबी हावी है, उस गुजरात लॉबी से निजात की कोशिशें बीजेपी में चल रही हैं। अब गुजरात लॉबी को उससे बचने के लिए क्या चाहिए? हरियाणा ने थोड़ी राहत दे दी, हरियाणा ने कहने के हालात तो बना दिए कि देखो जीत कर दिखा दिया, अब क्यों बदलाव करोगे। लेकिन महाराष्ट्र यदि हाथ नहीं आया, महाराष्ट्र इंडिया अलायंस के हाथ चला गया, तो फिर हरियाणा की जीत बेमानी हो जाएगी।
हरियाणा से केवल 10 सांसद जीतकर दिल्ली आते हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र से 48 सांसद है, झारखंड से 14 सांसद है। तो महाराष्ट्र का नतीजा और साथ में झारखंड का नतीजा भी भाजपा के अनुकूल नहीं हुआ, तो बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के लिए बेहद विषम राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। अब जब विषम राजनीतिक परिस्थिति बीजेपी के लिए उत्पन्न होगी, तो उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन के अंदर दबाव बढ़ाएगी? कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को देखते हुए ऐसा ही लगता है। याद कीजिए 4 जून के लोकसभा चुनाव का नतीजा, जब गठबंधन सहयोगियों के सहारे 272 का आंकड़ा किसी तरह पार हो रहा था। चर्चा थी कि अब भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी और उस बैठक में नरेंद्र मोदी या किसी दूसरे को औपचारिक रूप से भाजपा अपना नेता चुनेगी। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा, सहयोगी दलों की तरफ से समर्थन पत्र पेश किया जाएगा। हुआ इसके ठीक उल्टा। भाजपा के नेताओं पर नरेंद्र मोदी को बहुत एतबार नहीं था। एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुला ली, सहयोगी नेताओं की, और सहयोगी नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करवाई गई। और फिर उसके बाद सीधा एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी दलों को प्रस्तावक, अनुमोदक और पता नहीं क्या क्या बनाकर सांसदों को मूक दर्शक की तरफ बिठा करके उनसे ताली बजाने के लिए कहा गया कि नरेंद्र मोदी नेता चुन लिए गए। यानी भाजपा संसदीय दल को नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला, सीधे सीधे एनडीए की बैठक में ही भाजपा सांसदों को बुला लिया गया। डर किस बात का था? डर इसी बात का था कि पार्टी के अंदर से नए नेतृत्व की आवाज उभर सकती है। बिल्कुल यही बात बताई जा रही है। तब एनडीए नरेंद्र मोदी के काम आया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद की परिस्थितियों में यही एनडीए मौजूदा सत्ता के लिए, मौजूदा सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भस्मासुर की तरह सामने आ सकता है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू बमुश्किल इस गठबंधन में टिके हुए हैं। नीतीश कुमार के सामने गिव एंड टेक वाली स्थिति है, यानी एक तरफ वो समर्थन दिल्ली को दे रहे हैं, तो बदले में दिल्ली की पार्टी बीजेपी से वो समर्थन ले रहे हैं। और इन दोनों ही परिस्थितियों में बिहार में नवीन पटनायक मॉडल को आगे बढ़ाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कोशिश किस मामले में? सहयोगी दलों के कंधे पर चढ़कर पहले सत्ता में पिछलग्गू की भांति हिस्सेदारी लेना और फिर सत्ता के शीर्ष पर जो पार्टी बैठी हुई है धीरे धीरे उसे किनारे करना। पार्टी संभल के बाहर हो जाए गठबंधन से तो पार्टी के नेता के गिरते हुए स्वास्थ्य का इंतजार करना। नवीन पटनायक के मामले में यही हुआ। चौटाला परिवार के कंधे पर चढ़कर हरियाणा की सत्ता में पहुंची बीजेपी ने यही किया कि पार्टी और परिवार दोनों टूट गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ यही हुआ गुवाहाटी मॉडल में। ममता बनर्जी के कंधे पर चढ़कर ही बीजेपी बंगाल में पहुंची थी, वहां भी यही करने की कोशिश की गई। शुभेंदु अधिकारी वहीं से लाए गए, जेडीयू से भी आरसीपी सिंह बीजेपी में लाए गए और भी कई लोग लाए गए। तो ये कवायद अब धीरे धीरे इंच दर इंच बढ़ने की जो हो रही है, इन सब के पीछे अंदर खाने जो चर्चा है, हालांकि मैं उस चर्चा को व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर नहीं मानता कि ये उचित है या सही है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है उसमें एक बात तो क्लियर है कि जब नीतीश कुमार अपने ब्यूरोक्रेट के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ जो आजकल लगातार बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, अलग अलग हिस्सों के दौरे पर निकल रहे हैं, कहीं अपने बचपन के मित्र को देखकर आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान लेते हैं, और जब वो चलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखते हैं, तो अधिकारियों और पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा फिट मालूम होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो खबरें हैं उसे गॉसिप के सिवा इसलिए ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यही जनसंघ बीजेपी के लोग हैं जो अपने ही जनसंघ धड़े से आने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बारे में 70 के दशक के अंत में किस प्रकार से उटपटांग खबरें प्लांट कराते थे कि वो भूल जाते हैं, उनका याददाश्त ठीक नहीं है, वो पहचान नहीं पाते लोगों को, वो सोए रहते हैं। इस तरह की खबरें प्लांट कराई गई और अंततः कैलाश जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। और जरा 2003 की परिस्थितियों में जाइए, उस वक्त कौन सा मीडिया था, किसका समर्थक मीडिया था जो ये खबर फैलाता था अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे। किसकी महत्वाकांक्षा थी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लेने की? वो तो पार्टी के अंदरूनी मामला था, चाहे कैलाश जोशी का मामला हो या अटल बिहारी वाजपेयी का हो।
क्या बताया जाता था कि वो भूल जाते हैं। टायर्ड और रिटायर्ड जैसी बातें कहां से किस रूप में शुरू हुई सभी जानते हैं। और दरअसल ये दो उदाहरण मैंने आपको इसलिए सामने रखा क्योंकि जब बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में इस तरह से चल रही खबरों को मार्केट में आने देते हैं, उसका खंडन करने और उसका काउंटर करने की स्थिति तक नहीं जाते, तो फिर नीतीश कुमार तो सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में ऐसी खबरें आ रही है तो भला कौन सी नई बात हो गई। नवीन पटनायक की तरह किसी ने नीतीश कुमार को देखा नहीं है जो काम नवीन पटनायक के साथ हुआ। नवीन पटनायक जिस प्रकार से उनकी पब्लिक अपीयरेंस मंच पर थी चुनाव के दरमियान, पूरे देश ने देखा। निश्चित तौर पर किसी के स्वास्थ्य के बारे में उस तरह की खबरें आई तो राज्य की जनता में भी अलग तरह की प्रतिक्रिया हुई। नीतीश कुमार के बारे में ऐसी खबर कहीं से नहीं आई है, लेकिन लगातार इस तरह की गॉसिप को हवा दी जा रही है, ये बात जरूर है। सवाल ये हवा क्यों दी जा रही है? हवा दी जा रही है इसलिए ताकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब स्टेपनी के साथ रूप में रहना नहीं चाहती। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह आगे बढ़ना चाहती है। हरियाणा की तरह सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर आना चाहती है। और ये परिस्थितियां अब और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा विकट परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए मजबूर इसलिए कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंडल पॉलिटिक्स की वापसी हो गई। मंडल पॉलिटिक्स की वापसी होती है तो तय मानिए कि अगले 15-20 साल तक उत्तर प्रदेश में अब 62 और 71 लोकसभा सीटें जीतना अब सपना बनकर रह गया। पिछली बार ही सीटें लगभग आधी हो गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जहां 23-24 सीटें जीत रही थी अकेले अपनी पार्टी के लिए, सहयोगियों के साथ तो 40 तक सीटें जीत रही थी। वहां की स्थिति यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ही अपने आप में एक मुद्दा बन गई है। वहां हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े खेमनहार उद्धव ठाकरे बनकर सामने आ रहे हैं। तो सेकुलर पॉलिटिक्स जो होती है उसके साथ हिंदुत्व की राजनीति बिल्कुल मराठा फ्लेवर के साथ सामने आ रही है। महाराष्ट्र का हिंदुत्व वो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश वाले हिंदुत्व से मेल नहीं खाता। राजस्थान की राजनीति एक अलग विमर्श के दौर में चली गई है। सत्ता आने के बावजूद 11 लोकसभा सीटें बीजेपी ने गंवा दी। तो उस परिस्थिति में बिहार और बंगाल पर नजर बीजेपी की है। और बिहार और बंगाल पर जब नजर है तो स्वाभाविक है पहली नजर बिहार पर है। बंगाल में तो 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में बैठी हुई है ममता बनर्जी। और बंगाल की डेमोग्राफी इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उछल कूद करके मुख्य विपक्षी दल से आगे बढ़ पाएगी, ये भरोसा बीजेपी के लोगों को भी नहीं होता। तकरीबन 32% के करीब अल्पसंख्यक मतदाता है। 16-17% ऐसे वोटर हैं, 18% जो किसी भी रूप में बहुसंख्यक समाज से आने के बावजूद सांप्रदायिक राजनीति को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। यानी 50-55% के करीब एक ऐसा वोटर, वो ऐसे वोटर्स की जमात बंगाल में है जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो जाने की सोच भी नहीं सकते। तो बीजेपी भी फिलहाल बंगाल के मामले को धीरे धीरे और बिहार के मामले को तेजी से निपटाना चाहती है। जहां भी 3 राजनीतिक दल होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी अपने लिए गुंजाइश नहीं देख पाती, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में। बंगाल की परिस्थितियों को भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट फिर से पुनर्जीवित हो जाए तो ममता बनर्जी भी चुनाव हार सकती हैं और बीजेपी का भी राजनीतिक अवसान हो सकता है बंगाल में। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। किसी न किसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग पड़ते हुए उसका वोट प्रतिशत गिरकर सिंगल डिजिट तक अब पहुंच गया। ये सबने देखा। बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसकी जगह, उसका राजनीतिक स्पेस कम होना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व तो आगे बढ़ना शुरू हुआ। बिहार में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी खड़ी होना चाहती है। MY वर्सेस ऑल, यानी मुस्लिम यादव समीकरण के विरोध में सभी वोटर्स की एक बड़े तादाद को अपने पक्ष में खींचना चाहती है। और वो खींचने के लिए बाधा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ तकरीबन 15-16% ऐसे वोटर्स हैं जिसमें महिलाएं हैं, खासकर पसमानदा मुस्लिम महिलाएं भी हैं, अति पिछड़ा वर्ग की एक ठीक ठाक जमात है, महादलित वर्ग की एक ठीक ठाक जमात है। इन सब के साथ लवकुश समीकरण उनका है।
और कुछ चंद गरीब सवर्ण वोटर भी नीतीश कुमार के साथ दिखाई देते हैं। तो कई तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में कमजोर करने की कोशिशें हैं। एक कोशिश गिरिराज सिंह की यात्रा के माध्यम से उस इलाके में जहां की डेमोग्राफी थोड़ी संवेदनशील है और जनता दल यूनाइटेड बड़ी अच्छी पोजीशन में है। दूसरी तरफ लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब और दूसरे मामलों में राजनीतिक तौर पर जांच एजेंसियों के माध्यम से दबिश बढ़ाने की जो कवायद है और उसके पीछे जो चर्चा है कि खबरदार यदि चाचा के साथ सटने की कोशिश की, यानी अगर नीतीश कुमार के साथ दोबारा गलबहियां करने की कोशिश की तो लैंड फॉर जॉब का मामला आगे भी बढ़ सकता है। यानी एक तरफ राजद को दबाने की बातें भी आ रही है। अब राजद कितना दबेगी ये मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय जनता दल को कॉम्प्रोमाइज करा लेना, वो भी सेकुलरिज्म के सवाल पर, और किसके साथ वो अलायंस करे, ये बेहद टेढ़ी खीर है। चाहे जितनी भी बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए, राजद परिवार इसमें पीछे हटेगा, गुंजाइश कम दिखती है। लेकिन एक तरफ से कवायद तो जारी है। कवायद इस रूप में कि नीतीश कुमार के साथ जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब नीतीश कुमार की पालकी ढोने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार न हो। उनकी राजनीतिक पालकी ढोने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जब तक तैयार रहेगी, इंडिया अलायंस जब तक तैयार रहेगा, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को मन महसूस कर उसे चुप रहना होगा, क्योंकि उस एजेंडे पर वो आगे तभी बढ़ सकती है जब नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े होने से राजद इनकार कर दे। राजद इनकार कर दे तो या तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े हिस्से को तोड़कर बीजेपी अपने साथ ले जाए, या बिहार में सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन की स्थितियां पैदा कर दे। राष्ट्रपति शासन यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई पूर्व कार्यकर्ता राजभवन में राज्यपाल के रूप में होगा, और फिर उसके बाद कैसे राष्ट्रपति शासन में दिल्ली में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार राज्य में अप्रत्यक्ष तरीके से चलती है, इस देश के लोग जानते हैं, और उसमें चुनाव कराने की कवायद। दरअसल इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने कल जो बैठक बुलाई है, उस बैठक के माध्यम से एक उम्मीद तो यह की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश दिया जाएगा, इशारों इशारों में ही दिया जाएगा, लेकिन साफ संदेश दिया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड सभी राजनीतिक घटनाक्रमों से पूरी तरह से अवगत है, और चिराग मॉडल के बाद उसी मोडस ऑपरेंडी को, उसी तरीके को दूसरे रवैये के साथ आगे बढ़ाने की कवायद से एक एक पहलू से अवगत होते हुए अपनी अगली राजनीतिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। यही मैसेज कल दिए जाने की पूरी उम्मीद है। देखते जाइए मैसेज कितना दिया जाता है, किस रूप में दिया जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो मैसेज दिया जाएगा उस मैसेज के पीछे राजनीतिक तलखी भी होगी। तो गठबंधन की बुनियाद मजबूत करने की ऊपरी तौर पर जो कागजी भाषा मीडिया को परोसी जाती है, साथ साथ वो भी होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें जिस दिन गठबंधन वो तोड़ते हैं उसके एक दिन पहले तक गठबंधन धर्म निभाने का संकेत दिया जाता है। याद कीजिए 28 जनवरी को इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार का नाता टूटा था, इसी वर्ष 28 जनवरी को, और 20 जनवरी को राजद कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया था। विभाग बदला गया तो लोगों ने मान लिया कि भाई अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, अब तो विभाग बदल गया, सारे जो विवाद की जड़ थी वो खत्म हो गई। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की का संकेत देना और फिर उसके बाद अचानक से परिस्थितियों को बदल लेना, 2022 में भी यही हुआ था। 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाया था और 7 अगस्त को भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम, उद्योग मंत्री उस वक्त के शाहनवाज हुसैन, सबके साथ विश्व हथकरघा दिवस के अवसर पर मंच साझा किया, मुस्कुराकर बात भी करते रहे, और सब लोग देख रहे थे, जैसे लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि कहीं कोई गठबंधन में रार नहीं है। तो नीतीश कुमार की सियासत इस रूप में भी होती है, और इस रूप में जब सियासत होती है तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के अपने एजेंडे में कितना कामयाब हो पाएगी, ये देखे जाने वाली बात है। एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि 2022 के जून में जब नीतीश कुमार एनडीए में ही थे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर क्षेत्रीय दलों की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी।
और 243 में 43 सीटें जेडीयू की है, उसे छोड़कर बाकी 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का भी अंदर खाने निर्देश दिया गया था, जो खबरें बाहर भी आ गई थी। ये सारी चीजें अलायंस में रहते हुए थी। तब साल दूसरा था, तब 303 का बहुमत था। आज 32 सीटों की दरकार है, लेकिन 32 में 12 जो नीतीश कुमार के हैं, क्या वो नीतीश कुमार के साथ है? दरअसल नीतीश कुमार भी उसका टेस्ट करना चाहेंगे कि वो साथ हैं या नहीं, यदि वो गठबंधन तोड़ते हैं आने वाले वक्त में या 1-2 महीने में। और भाजपा भी टेस्ट करना चाहेगी कि कौन कितना साथ है। देखते जाइए, इसी रस्साकसी को 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव परिणाम निपटने के बाद ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ज्यादा स्पष्टता के साथ हम आप सभी देख पाएंगे कि बिहार अंत तक कहा जाता है। और याद रखिए, बिहार वो रीढ़ की हड्डी है विपक्ष की। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर पॉलिटिक्स की वो रीढ़ की हड्डी बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य है, जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सीमित प्रेजेंस है, लिमिटेड प्रेजेंस है, सीमित उपस्थिति है। और उस सीमित उपस्थिति से आगे बढ़ने की हसरत या तो बीजेपी को कुछ और नीचे गिरा सकती है या कुछ ऊपर भी लेकर जा सकती है। ये भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा। लेकिन 23 नवंबर के बाद बिहार पर नजर बना के रखनी बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।